नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फाइनल एग्जाम में एक बार पुनः। आज हम बात करेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। किसके बारे में? राज्य सूचना आयोग के बारे में, या उसको बोला जाए तो सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक शासकीय गोपनीयता के नाम से एक अधिनियम था 1923। कौन सा अधिनियम? 1923। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के कोई भी कामकाज को सार्वजनिक करना या किसी भी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर सरकार की कार्यप्रणाली सार्वजनिक करना एक प्रकार से क्या रखा गया था? दंडनीय अपराध था। सरकार लोगों के हित में या सरकार क्या योजना है, क्या सरकार की धरातल पर योजना है, किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, क्या सरकारी संस्थाएं चाहे वो संवैधानिक हो चाहे वो गैर संवैधानिक हो, किसी भी प्रकार की कार्य प्रणाली है उसको सार्वजनिक अगर कोई व्यक्ति या कोई मीडिया कोई भी अगर करेगा तो वो क्या था? एक तरफ से कानूनन अपराध था, यानी दंडनीय अपराध था। शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के अंतर्गत फिर सूचना, इस अधिनियम के खिलाफ एक अधिनियम बना आरटीआई 2005, बिल्कुल इसके खिलाफ था। आरटीआई 2005 ने यह कहा, आरटीआई 2005 ने यह कहा कि सरकारी संस्थाएं हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हो जो अनुच्छेद 12 के अंदर आती है, उनको क्या है, सारी सूचनाएं सार्वजनिक करनी होगी। जो भी लोगों के हित के अंदर काम के अंदर कार्य प्रणाली होगी उनको क्या करनी पड़ेगी? सार्वजनिक करनी पड़ेगी। और कोई भी जनता यदि सरकार से किसी भी विषय पर जो सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो अनुच्छेद 12 के अंदर आते हैं, सूचना क्या होगी? लोगों को देनी होगी सरकार को अनिवार्य रूप से। उस मांग को देखते हुए किसका गठन होता है? राज्य सूचना आयोग का एक प्रकार से गठन होता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार की सामग्री जिसमें एक फाइल, दस्तावेज, विचार, सुझाव, मेमो, रिपोर्ट, आदेश, डाटा, ईमेल, सेकुलर तथा किसी भी निजी संस्थाओं से संबंधित सूचना जिस तक कानून के माध्यम से किसी लोक अधिकारी की पहुंच हो, क्या हो? लोक अधिकारी की पहुंच हो। लोक अधिकारी का मतलब होता है कि लोगों का अधिकारी उस तक पहुंच होनी चाहिए। लोगों के हित के द्वारा जो भी कार्य प्रणाली हो, जो भी संस्था हो, लोगों के लिए बनाई गई हो, उसकी सूचना क्या है? किसी भी माध्यम से, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो चाहे मीडिया के माध्यम से हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देश में लागू होने से पूर्व भारत के कई राज्य के अंदर क्या था? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लागू हो चुका था। यानी आरटीआई 2005 लागू होने से पहले देश के अंदर कई राज्यों के अंदर सूचना का अधिकार कानून क्या था? लागू हो चुका था। सबसे पहले अधिनियम कहां हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। लेकिन इसके अंदर आप कहेंगे कि तमिलनाडु भी 1997 के अंदर था, गोवा भी 1997 के अंदर था। तो पहले गोवा कैसे हुआ? यदि आपके सवाल के अंदर ऑप्शन तमिलनाडु और गोवा आते हैं तो सबसे पहले है वो गोवा के अंदर राज्य सूचना आयोग का गठन होता है। तो ऑप्शन के अंदर क्या होगा? गोवा होगा। तमिलनाडु भी 1997 के अंदर हुआ, लेकिन गोवा है वो सबसे पहले देश के अंदर सबसे पहला राज्य ऐसा था जिसने सूचना का अधिकार या सूचना आयोग का क्या था? गठन किया था 1997 के अंदर। लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं थे। क्या थे? प्रभावी नहीं थे, नाम मात्र के क्या थे? आयोग थे। फिर बनाया कर्नाटक ने, कब बनाया? 2000 के अंदर। राजस्थान ने 2001 के अंदर बनाया। ये राजस्थान का 2000 का एक था, इसका जो है 2005 के अंदर इसको खत्म कर दिया जाता है जब आरटीआई 2005 आता है। क्या आता है? आरटीआई 2005 आता है, उस समय इसको खत्म कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर बनाया 2001 में, असम 2002, मध्य प्रदेश 2002, महाराष्ट्र 2002, जम्मू कश्मीर 2004। यानी ऐसे कई राज्य थे भारत के। आरटीआई 2005 के बनने से पहले कई राज्यों का क्या हो चुका था? सूचना आयोग का गठन हो चुका था। राज्य सूचना आयोग का एक तरफ से सूचना के अधिकार का
गठन हो चुका था। अब मैं बात करूंगा इस पर कि सबसे पहले जो सूचना का अधिकार है विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था? स्वीडन ने लागू किया था 1766 के अंदर, यानी आज से 250 वर्ष पहले किसी देश ने सूचना के अधिकार को बना दिया था। क्या कह दिया था? सूचना के अधिकार के अधिनियम को बना दिया था। एक प्रकार से किसी भी देश ने 250 वर्ष पहले, कल्पना करो कि 250 वर्ष पहले किसी देश ने अपने लोगों को यह अधिकार दे दिया कि आप सरकार की जो भी कार्य प्रणाली है, सरकार का जो भी कार्य है, वो आप सार्वजनिक रूप से ले सकते हो, जान सकते हो, तो उस देश की स्थिति निश्चित तौर पर क्या होगी? मजबूत होगी। स्वीडन ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम क्या था? सूचना के अधिकार, सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग जो भी है उसके अंतर्गत आए थे, उनका क्या किया था? गठन किया था। राजा नारायण बना उत्तर प्रदेश वाद 1976 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया अनुच्छेद 19 ए व ए कहें चाहे ए कहें चाहे इसको क्या कहें, ये अनुच्छेद 19 क्या था? भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। व्यक्ति को क्या देता है? भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी देता है। क्या देता है? भाषण व अभिव्यक्ति की आजादी देता है। और जो अनुच्छेद 21 था वो क्या था? जीने का अधिकार देता है। क्या देता है? जीने का अधिकार देता है। जीने का अधिकार देता है के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के अंदर शामिल किया गया। कई ऐसे इस सूचना के अधिकार के लिए विवाद हुए। उसके बाद कौन हुआ? एसपी गुप्ता बना भारत संघ 1982 के अंदर, पीयूसीएल बना भारत संघ 2002। ये एक प्रकार से क्या था? एक एनजीओ था। क्या था? एक एनजीओ था। इस एनजीओ ने लंबा संघर्ष किया था। क्या किया था? लंबा संघर्ष किया था और लोगों के सूचना के अधिकार को एक प्रकार से मौलिक अधिकार जो शामिल करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन और इस एनजीओ ने लोगों के जो सूचना के अधिकार के लिए बनाने के लिए संघर्ष किया। उसके बाद एडीआर बना भारत संघ 2003 में निर्णय दिया गया कि सूचना का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अनुच्छेद 19 और 21 को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। किसको? 19 और 21 को क्या गया? शामिल किया गया। भारत में सूचना के अधिकार के प्रणेता अरुणा राय। अरुणा राय कौन थे? इन्होंने अजमेर के, राजस्थान के अजमेर से ब्यावर से एक आंदोलन शुरू किया, मजदूर किसान संघ। क्या किया था? मजदूर किसान संघ शक्ति संगठन यानी MKSS। कब किया था? 1995 यानी 1995 के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। क्या किया था? स्टार्ट किया था। चांद गेट ब्यावर अजमेर से सूचना के अधिकार हेतु आंदोलन चलाया। सूचना का अधिकार दिलाने में उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। उनकी सरकार थी। उनके कार्यकाल में अरुणा राय ने अजमेर के ब्यावर से क्या किया था? 1995 के अंदर एक मजदूर किसान शक्ति संगठन का गठन करके इस आंदोलन की क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं चांद गेट ब्यावर से। सूचना का अधिकार दिलाने में अरुणा राय के मजदूर किसान शक्ति संगठन अरविंद केजरीवाल वर्तमान में क्या है? दिल्ली के मुख्यमंत्री है। इनके साथ एक कौन थे? पूर्व दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या किया था? कई बार सुनने में मिलता है कि अरविंद केजरीवाल क्या अन्ना हजारे के साथ क्या है? चर्चा में आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए दिल्ली के अंदर एक संगठन बनाया था, परिवर्तन संगठन। क्या बनाया था? परिवर्तन संगठन बनाया था। वहां से वो चर्चा में आए। इनके साथ और कौन थे? अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे। इन्होंने क्या किया था? दिल्ली के अंदर एक संगठन चलाया था। अतः इन दोनों को एशिया के नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये अरुणा राय के क्या थे? शिष्य थे। क्या थे? अरुणा राय के शिष्य थे। कौन? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर एक परिवर्तन संगठन नाम का क्या बनाया था? संगठन बनाया था। सूचना के अधिकार को यानी लोगों को सूचना देने के लिए, सरकार की कार्य प्रणाली की सूचना देने के लिए
एक प्रकार से आयोग बनना चाहिए या अधिनियम बनना चाहिए, उसके लिए चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि सूचना के अधिकार या आयोग बनता है यदि सरकारी योजनाओं का सार्वजनिक होता है तो उससे भ्रष्टाचार के अंदर क्या आती है। सबसे बड़ी पहली चीज थी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। इसके लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा? परिवर्तन संगठन। भारत में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार 1997 में तमिलनाडु व गोवा के अंदर है। हालांकि अगर पूछा जाए दोनों ऑप्शन आएंगे तो सही कौन सा होगा आपका? सर्वप्रथम कहां हुआ था? गोवा के अंदर। कहां हुआ था? गोवा के अंदर लागू हुआ था। गोवा के बाद क्या हुआ था? तमिलनाडु के अंदर हुआ था। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 2000 में अशोक गहलोत के सरकार के समय सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 आरटीआई एक्ट 2000 लाया गया, जो 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुआ। यानी कोई भी अधिनियम या एक्ट या कानून बनता है जब पारित होने के बाद 1 वर्ष बाद क्या होता है? उसका कार्य शुरू होता है। क्या होता है? लगभग 1 वर्ष बाद उसका कार्य शुरू होता है। लगभग 2000 के अंदर अधिनियम एक एक्ट बना, उसका कार्य कब शुरू हुआ? 26 जनवरी को। एक्ट तो बना 2000 के अंदर, लेकिन सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि सूचना अधिनियम कब बना? कब बना? तो 2000 के अंदर, लेकिन उसका कार्य जो है 26 जनवरी 2001 से स्टार्ट हुआ था। सूचना का अधिकार विधेयक 12 मई 2005 को संसद ने पारित किया। अब यहां से इस सूचना के अधिकार के अंदर पारित के अंदर या एक्ट बना, 2 तारीखें आपको देखने को मिलती है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी सही है। 12 मई 2005 को क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ? सबसे पहले 12 मई 2005 को। इस दिन क्या हुआ था? कई ऐसी धाराएं थी वो एक साथ लागू नहीं हुई। लगभग 120 धाराएं, कितनी? लगभग 120 धाराएं क्या थी? पीछे रह गई थी। तो 120 धाराएं कब होती है? 12 अक्टूबर 2005 को। पूछा जाए आरएस 2012 के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था कि सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ या कब लागू हुआ? तो 12 मई 2005 को हुआ था। उसके बाद हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। यानी 2 डेटों के अंदर क्या हुआ था? यह अधिनियम बना था। उसका एक कारण था कि 120 ऐसी धाराएं थी, क्या थी? जो बाकी रह गई थी, उनको क्या हुआ था? 12 अक्टूबर को लागू किया था। 2005 को प्रभावी हुआ। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यानी दूसरे सूचना आयोग अधिनियम जैसे ही 12 अक्टूबर को सभी धाराएं लागू होती है। यानी क्या माना था? एक तरफ से मानूंगा मैं, प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है सूचना के अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। 12 मई 2005 को क्या हुआ था? पहले अधिनियम के रूप में बनकर यह लागू हुआ था। इस समय कुछ धाराएं पीछे रह गई थी। पूर्ण रूप से पूछा जाए, पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर को कब हुआ था? पूर्ण रूप से 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। लेकिन राजस्थान के अंदर इसके एक दिन बाद 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। क्या हुआ था? 13 अक्टूबर 2000। इस दिन क्या हुई थी? राजस्थान के अंदर एक अधिसूचना, यानी राजस्थान के अंदर राज्य सूचना आयोग होगा, इसका 13 के अंदर क्या हुआ था? नोटिफिकेशन जारी हुआ था, न कि गठन हुआ था। नोटिफिकेशन जारी हुआ, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि राजस्थान के अंदर एक राज्य सूचना आयोग होगा, इसका इस प्रकार से गठन होगा। इसके 5 दिन बाद जो है इसका गठन होता है। सूचना के अधिकार के उद्देश्य क्या क्या थे? उद्देश्य ये थे कि इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी, वह प्रशासन में क्या होगी? पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे प्रशासन में जो जन से भागीदारी है वो बढ़ेगी। लोकतंत्र का मजबूत होना, यह सुदृष्टिकरण होना, मतलब एक लोकतंत्र का मजबूत होना, सुदृष्टिकरण होना। सूचना उन सभी सरकारी सार्वजनिक संस्थाओं से मांगी जा सकती है जो अनुच्छेद 12 क्या करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किसको करता है? राज्य शब्द को
परिभाषित करता है। किसको करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। और राज्य शब्द यानी अनुच्छेद 12 के अंदर जो भी संस्थाएं आएगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उनकी क्या है? सूचना सार्वजनिक करना। क्या करना? सूचना सार्वजनिक का मतलब है लोगों तक ले जाना। क्या करना? लोगों तक ले जाना, या लोगों द्वारा जब भी मांगी जाए उन सूचनाओं को देना, चाहे वो मीडिया के माध्यम से दे या ईमेल के माध्यम से दे या पोस्ट में जो है डाक के माध्यम से दे। राज्य की परिभाषित। लेकिन ऐसी संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको सूचना मांगने का अधिकार नहीं है। पहले संस्था थी आईबी, फिर आई रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, फिर क्रिमिनल यूनिवर्सिटी में सीआईडी, उसकी आप नहीं ले सकते हो। सीबीआई की आप नहीं ले सकते हो। सैन्य व सशस्त्र बल यानी सेना के सारे काम क्या होते हैं? गोपनीय होते हैं। आप इसकी सूचना नहीं मांग सकते हो कि सेना अपना अगला मिशन क्या करेगी, किस प्रकार से अपने जो दुश्मन देश है उसके ऊपर हमला करने की जो भी सारी रणनीति सेना के बारे में आप क्या है? सूचना नहीं मांग सकते हो। जो निजी संस्थाएं हैं, वह निजी संस्थाएं जो अनुच्छेद 12 के अंदर नहीं आती है, उनकी क्या है? आप सूचनाएं नहीं मांग सकते हो। सीधे तौर पर कहूंगा कि जो अनुच्छेद 12 के दायरे से बाहर होती है संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उनकी आप सूचनाएं नहीं मांग सकते हो। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने की हेतु लोक सूचना अधिकारी पीआईओ को आवेदन किया जाता है। किसको किया जाता है? प्रश्न यहां से बन सकता है कि सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के लिए आवेदन किसको किया जाता है? आवेदन पीआईओ के अधिकारी को किया जाता है। किसको किया जाता है? पीआईओ के अधिकारी को आवेदन किया जाता है, और उस अधिकारी को 30 दिन के भीतर क्या होगी? सूचना देनी होगी। क्या करनी होगी? 30 दिन के भीतर सूचना देनी होगी। लेकिन किसी भी थर्ड पर्सन के लिए यानी तीसरे व्यक्ति के लिए आप सूचना मांगते हो तो ये 40 दिन हो जाएंगे। कितने होंगे? 40 दिन होंगे। थर्ड पर्सन का मतलब ये हुआ कि सूचना मैं मांग रहा हूं किससे? पीआईओ के अधिकारी से मैं सूचना मांग रहा हूं। क्या कर रहा हूं? पीआईओ के अधिकारी से मैं सूचना मांग रहा हूं। सूचना किसकी मांग रहा हूं? किसी भी तीसरे अधिकारी की मांग मैं रहा हूं, पीआईओ से मांग रहा हूं, तीसरे से मांग रहा हूं। तो इस परिस्थिति में पीआईओ के अधिकारी क्या करेगा कि जिससे सूचना मांगी है हमने, मतलब जिसके बारे में सूचना लेनी है, उसको पीआईओ क्या करेगा? पूछेगा कि आपके बारे में ये सूचना मांगी गई है तो आप मेरे को सूचना मांगे। इसके लिए इसको क्या किया जाएगा? 10 दिन क्या किया जाएगा? अतिरिक्त दिया जाएगा, यानी 10 दिन और दिया जाएगा। किसके लिए दिया जाएगा? पीआईओ अधिकारी जिस व्यक्ति के बारे में या जिस संस्था के बारे में हमने सूचना मांगी है उससे क्या करेगा? पूछेगा कि आपके बारे में यह सूचना मांगी गई है और मुझे सूचना उपलब्ध कराइए। यानी तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना मांगेंगे तो आपको 10 दिन अतिरिक्त और दिया जाएगा, यानी 40 दिन। यदि वह 30 दिन के बाद सूचना देता है तो वह नागरिक से फीस नहीं लेगा। अब यहां से एक बात आती है कि फीस किस प्रकार से? जो बीपीएल परिवार से आते हैं, किससे? बीपीएल परिवार से जो भी लोग आते हैं उनका राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की सूचना मांगने के लिए शुल्क क्या है? शुल्क नहीं रखा। क्या किया? शुल्क नहीं रखा। शुल्क नहीं रखा, लेकिन बाकी के लिए क्या शुल्क था? 10 रुपए शुल्क था। 10 रुपए शुल्क था। अब यहां से एक बात आती है कि जो अनपढ़ व्यक्ति थे उनके लिए क्या था? उनके लिए जिनसे आप सूचना मांग रहे हो, चाहे पीआईओ से मांग रहे हो, तो पीआईओ क्या करेगा? उनका आवेदन खुद क्या करेगा? भर के देगा। क्या करेगा? आवेदन खुद करके देगा, और जो सूचना मांग रहा है वो लिखकर आवेदन करेगा। सूचना देता है तो फीस नहीं लगेगी। यदि वह सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो सूचना प्राप्तकर्ता प्राप्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी, यानी जिस पीआईओ ने जो सूचना दी है आपको, यदि आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है कि ये सूचना में क्या की है, पीआईओ के अधिकारी ने हेराफेरी की है या गलत आपको सूचना दी है, तो आप उसके बड़े अधिकारी एसपीआईओ को क्या कर सकते हैं? 60 दिन के भीतर आपको शिकायत करनी होगी। कितने दिनों के भीतर? 60 दिनों के भीतर। प्रश्न यहां से यह भी बन सकता है कि पीआईओ के अधिकारी द्वारा किसी भी सूचनाकर्ता को यदि गलत सूचना दी जाती है तो
वो किस अधिकारी को वापस है शिकायत करेगा या कितने दिन के भीतर करनी होगी। तो दिन पूछा जाए तो कितने थे, 60 दिन। और करेगा किसको, एसपीआईओ को। किसको करेगा, एसपीआईओ को वो शिकायत करेगा। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी एसपीआईओ सूचना उपलब्ध नहीं कराता है। अब एक बड़ा यहां से बात आती है कि आप एसपीआईओ के पास जाते हो और एसपीआईओ भी आपको क्या करता है, सूचना नहीं देता है। यदि सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो 30 दिन के अंदर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकते हो आप। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर आप राज्य सूचना या केंद्रीय। अब राज्य या केंद्रीय दोनों क्यों, यदि आपका राज्य से संबंधित मामला है, आप राज्य से संबंधित क्या करते हो, सूचना मांगना चाहते हो तो राज्य सूचना आयोग के पास जाएंगे, और केंद्र से संबंधित है तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास जाओगे। लेकिन इस समय में एक समवर्ती मामला हो सकता है कि समवर्ती सूची से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप दोनों में से किसी को भी अपनी क्या है, चाहे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, दोनों में से किसी को भी अपनी क्या कर सकते हो, किसी से भी सूचना मांग सकते हो। किस मामले में, समवर्ती सूची में। जिससे आपको मर्जी है उससे दोनों में से आप मांग से। समवर्ती का मतलब होता है कि दोनों से जुड़ा मामला, राज्य और केंद्र से दोनों से जुड़ा हुआ मामला है कोई, तो आप इच्छा अनुसार चाहे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग से आप क्या कर सकते हो, सूचना मांग सकते हो। अब क्वेश्चन यहां से मैं वापस बता रहा हूं कि यदि आपको एसपीआईओ सही, पहले क्या पीआईओ आपको नहीं देता था, आप शिकायत किसके पास करोगे, किससे, एसपीआईओ के पास। जब एसपीआईओ आपको सही रूप से सूचना नहीं देता है तो आप किसके पास जाओगे, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास। कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। और यदि पीआईओ आपको सही नहीं देता है तो 60 दिन के भीतर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी। और एसपीआईओ यदि आपको सूचना सही नहीं देता है तो आपको 30 दिन के भीतर, यदि केंद्र से जुड़ा हुआ मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास आपको जाना होगा, यदि राज्य से जुड़ा मामला है तो राज्य सूचना आयोग के पास जाना होगा। यदि आप समवर्ती सूची का मामला है, यानी केंद्र और राज्य दोनों का एक साथ मामला है, तो आपको अपने इच्छा अनुसार चाहे राज्य सूचना आयोग हो या केंद्रीय सूचना आयोग, जो आपको उचित लगे उसमें आप जा सकते हो। अब आप अंतिम अपील कहां कर सकते हो, यदि राज्य सूची का विषय है तो राज्य सूचना आयोग के पास, तथा संघ सूची का विषय है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग के पास की जाती है। यदि समवर्ती सूची का विषय है तो दोनों आयोगों के पास अपील की जा सकती है। अब आप अपील की जा सकती है, कौन सी धारा में आप अपील दर्ज करा सकते हो, तो 19 के अंदर। कौन सी, 19 धारा के तहत आप अपील दर्ज करा सकते हो। पर्सन यदि आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो ये भी पूछ सकता है कि आप अंतिम अपील कौन सी धारा में दर्ज करवाओगे, अंतिम अपील। लेकिन अपील से मैं बात करूंगा कि अपील आप चाहे अंतिम कराओ चाहे प्रथम कराओ, कौन सी धारा के अंदर होगी, 19 के अंदर। कौन सी होगी, 19 धारा के अंदर, चाहे आप प्रथम कराओ चाहे अंतिम कराओ, जो भी आप अपील किसी भी अधिकारी को दर्ज कराओगे वो धारा 19 के अंदर, यानी धारा 19 के अंदर आपकी दर्ज होगी। यदि सूचना अन्य विभाग से संबंधित हो तो ये 5 दिन के भीतर आवेदन संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। अतः सूचना 30 से 35 दिन, यानी 30 से 35 दिन, 5 दिन अतिरिक्त हो जाएगा। यदि सूचना तीसरी पार्टी पक्ष से है तो 40 दिन हो जाएगा, यानी 10 दिन अतिरिक्त हो जाएगा। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो 48 घंटे में, यानी कोई व्यक्ति क्या है 48 घंटे के बाद यदि मरने की स्थिति में है तो क्या करना होगा, राज्य सूचना आयोग को या सूचना आयोग को क्या करना होगा, 48 घंटे के अंदर उसको अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी कि ये सूचना लेकर, जो 48 घंटे के बाद इसने सूचना मांगी और वो मरने की परिस्थिति में, तो 48 घंटे के अंदर उसको क्या करनी होगी, सूचना देनी होगी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निम्न विषय सम्मिलित हैं, कार्यों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, सूचनाओं से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड की प्रतिलिपि प्राप्त करना, सैंपल लिए जा सकते हैं, सूचना से संबंधित फ्लॉपी, सीडी, प्रतिलिपि, फॉर्म इत्यादि प्राप्त कर सकता है। विषयों से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। अब किन विषयों पर, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो
चाहे वो केंद्र सूचना आयोग हो, किन विषयों पर वो क्या कर सकता है, मना कर सकता है आपको। सबसे पहले ऐसी सूचना जिससे राष्ट्र की एकता क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा प्रभावित हो, राष्ट्र की एकता अखंडता क्या हो, प्रभावित हो, ऐसी कोई सूचना जिसकी वजह से देश के अंदर हिंसा फैले या कोई दंगे हो, ऐसी सूचना नहीं दे सकते हैं, आपको मना करेंगे। ऐसी सूचना जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में हो, ऐसी सूचना की सूचना देने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसका जीवन है वो खतरे में है, तो ऐसी सूचना सूचना आयोग नहीं देगा, चाहे वो केंद्रीय सूचना आयोग हो, चाहे वो राज्य सूचना आयोग हो। ऐसी सूचना जिससे विधानसभा या संसद की कार्य प्रणाली प्रभावित हो, प्रभावित का मतलब संसद और विधानसभा की दोनों कार्य प्रणाली, कोई ऐसे व्यक्ति को ऐसी सूचना दे कि वो मीडिया के अंदर आकर क्या करे, सारा बोहल मचाए, उसके वजह से विधानसभा या संसद की कार्य प्रणाली है वो प्रभावित हो, ऐसी सूचना नहीं देता है सूचना। ऐसी सूचना जिससे न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, कोई न्यायपालिका आदेश जारी करती है और उसके संबंधित यदि कोई अवहेलना उत्पन्न होने की संभावना होती है तो ऐसी सूचना सूचना आयोग नहीं देता है। ऐसी सूचना जो कॉपीराइट का उल्लंघन करती हो, ऐसी सूचना जो अपराध के लिए उकसाती हो, मतलब ऐसी कोई सूचना होती है जो अपराध, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाने जैसी सूचना हो तो वो नहीं देती। जो सूचना किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हो, कैबिनेट के कागजात यानी कैबिनेट मंत्रालय के कोई भी कागजात आप सूचना आयोग से नहीं मांग सकते, जिससे किसी तीसरे पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को हानि हो। इस प्रकार से 9 ऐसे सत्य हैं जो राज्य सूचना आयोग हो चाहे केंद्र सूचना आयोग हो, आप किसी भी प्रकार के सूचना आयोग से ये सूचनाएं नहीं मांग सकते, 9 है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहां से यही बन सकता है, तर्क और सत्य और असत्य के अंदर बन सकता है। इन 9 में से आपको क्या करेगा, वो 3 ऐसी दे देगा और चौथा दे देगा कि इसमें से किसके अंदर राज्य सूचना आयोग सूचना देता है। तो आपको ये 9 की 9 याद करनी होगी और इसमें से वो 3 देगा, चौथी यह पूछ सकता है कि सूचना अधिनियम आरटीआई 2005 के संबंध में असत्य कथन बताइए, तो आपको ये 3 दे दे और चौथा दे दे कोई भी अन्य, तो इस बारे में आपको सबसे बड़ा प्रश्न यहां से यही बनेगा, कई बार पूछा चुका है सत्य और असत्य में। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 एवं धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। अब यहां से प्रश्न यह बनता है कि किस अध्याय के अंदर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, अध्याय 4 था। फिर बात आती है कि धारा कौन सी थी, 15 थी। कौन सी थी, 15 थी। कब हुआ, 2005 के अंदर। राज्य सूचना आयोग एक साविधिक शब्द आया है, तो साविधिक का मतलब होता है कि जिसका भारतीय संविधान के अंदर क्या है, भारतीय संविधान के अंदर जो मूल संविधान था भारतीय, क्या है, भारतीय मूल संविधान था, उसके अंदर किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में उसको क्या किया गया, या तो संवैधानिक तौर से संशोधन किया गया या कुछ अनुच्छेदों के तौर पर संशोधन करके उसको उस विषय के अंदर जोड़ा जाता है, तो उसको साविधिक कहा जाता है। वह पूर्णतः साची यानी एक प्रकार से खुद के लिए बनी हुई संस्था है। किसके लिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है सूचना आयोग को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तथा जिसे अपने कार्यों के निष्पादन में किसी अन्य प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। गठन कब होता है, 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में अधिसूचित, यानी 13 अप्रैल 2006 को क्या होती है, इसकी अधिसूचना जारी होती है। कब होती है, 13 अप्रैल 2006 को। प्रभावी कब होता है, उसके 5 दिन बाद। कब होता है, उसके 5 दिन बाद प्रभावी होता है। अगर यहां से पूछा जाए कि राज्य सूचना आयोग का नोटिफिकेशन या अधिसूचना या अधिसूचित कब किया गया, तो 13 अप्रैल को। कब किया गया, 13 अप्रैल को इसको अधिसूचित किया गया। कब किया गया, 13 अप्रैल को अधिसूची या नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन प्रभावी, अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि राज्य सूचना आयोग प्रभाव यानी प्रभाव के रूप में कब आया था, तो इस 13 अप्रैल के 5 दिन बाद 18 अप्रैल 2006 को। कब आया था, 18 अप्रैल 2006 को ये क्या आया था, प्रभाव में आया था। और इसका मुख्यालय कहां है, जयपुर के अंदर। इसका मुख्यालय कहां है, जयपुर के अंदर है। संरचना और धारा
मतलब किस प्रकार से संरचना हो सकती है, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, क्या ये एक सदस्य है या बहु सदस्य है। तो संरचना धारा 15 के अंदर ही है, गठन अध्याय 4 और धारा 15 के अंदर ही संरचना बहु सदस्य निकाय है। मतलब 1 + 10, एक तो अध्यक्ष होगा और 10 क्या होंगे इसके सदस्य होंगे, क्या होंगे सदस्य होंगे। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, अधिकतम 10 और वर्तमान में 1 + 4, यानी एक तो क्या होगा मुख्य सूचना आयुक्त और 4 क्या है वर्तमान में, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 अन्य सूचना आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता है, जिनको उपनाम से क्या बोला जाता है, डीबी गुप्ता है। क्या बोला जाता है, डीबी गुप्ता। और चाहे वो आरएसएम भी हो चाहे वो आरपीसी हो, इन डीबी गुप्ता जी के क्या है पीछे पड़ी हुई है, क्या है पीछे पड़ी हुई है। लगभग हर दूसरा एग्जाम में आप इनसे संबंधित पर्सन है, तो ये इनसे पहले देवेंद्र भूषण जी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान के। जो अन्य सूचना आयोग कौन है, राजेंद्र प्रसाद भरवार। वर्तमान की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वर्तमान की। लक्ष्मण सिंह राठौड़, शीतल धनखड़, सबसे बड़ा नाम वर्तमान के अंदर अगर अन्य सूचना आयोग के अंदर नाम है तो वो शीतल धनखड़ का है। किसका है, शीतल धनखड़ का है। और शीतल धनखड़ एक पहली एक महिला है जो अन्य सूचना आयुक्त के रूप में क्या हुई है, नियुक्त हुई है। जब से 2005 से सूचना आयोग बना है उसके बाद शीतल धनखड़ पहली महिला है जो अन्य सूचना आयुक्त बनी है। नियुक्ति किसके तहत होती है, धारा 15 के अंदर। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। किसकी, एक 3 सदस्यीय चयन समिति होगी उसकी सिफारिश पर, और उसका अध्यक्ष कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। उसकी सिफारिश पर क्या करेंगे, चयन समिति में अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री जो भी होगा मुख्यमंत्री जी के इस अनुसार एक कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया जाएगा। योग्यता धारा नंबर 15 में राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्य को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें विधि मतलब कानून का सलाहकार, प्रशासन का अनुभव, सामाजिक तौर पर बड़ा अनुभव, वैज्ञानिक और जन संसार यानी मीडिया का भी अनुभव होना चाहिए। विधानमंडल व संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो सदस्य है तो उसको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। फिर आता है केंद्र या राज्य सरकार में लाभ का पद। अब यहां से बात उठती है कि लाभ का पद है वो किस प्रकार का हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अंदर लाभ के पद की तो कोई वर्णन नहीं किया हुआ है, लेकिन एक आर्टिकल है, अनुच्छेद कौन सा 58, कौन सा है 58 है, कौन सा है अनुच्छेद 58, कौन सा अनुच्छेद 58 ये कहता है कि भारत के अंदर राज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्र और राज्य के जो भी मंत्री है वो क्या है, लाभ का पद नहीं है। और इसमें यह कहा गया विधानमंडल में संसद का सदस्य, यदि कोई सूचना आयोग का सदस्य बनता है सबसे पहले उसको, चाहे वो विधानमंडल का सदस्य हो चाहे वो संसद का सदस्य हो, उसको क्या करना होगा, सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। कोई कारोबार या वृत्ति नहीं करेगा, जब तक वो सदस्य रहेगा तब तक किसी भी प्रकार का अन्य वो कारोबार नहीं करेगा, खुद के नाम से संचालित नहीं करेगा। कार्यकाल धारा कौन सी 16, यहां से प्रश्न बन सकता है कौन सी धारा के अंदर सूचना आयोग मुख्य आयुक्त की जो है कार्यकाल का वर्णन मिलता है, तो 16 के अंदर मिलता है, चाहे वो मुख्य आयुक्त हो, मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे अन्य सभी के अंदर धारा 16। इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। 2019 में एक संशोधन आया था, उससे पूरे 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो। 2019 के अंदर एक सूचना आयोग के रूप में एक संशोधन लाई थी, कौन लाई थी, केंद्र सरकार लाई थी, जिसके अंदर क्या किया था, कार्यकाल किया गया था 5 वर्ष, क्या किया था 5 वर्ष 65 वर्ष, यानी अधिकतम तो कितना होगा
5 साल होगा, लेकिन कोई व्यक्ति 5 साल से पहले 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसका क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। कार्यकाल एक रूप से उसका पूर्ण हो जाता है। शपथ किसमें लेता है, कार्यकाल और शपथ का वर्णन दोनों धारा 16 है। कौन सी है, चाहे वो कार्यकाल हो या शपथ हो, कार्यकाल या शपथ कौन सी धारा में, दोनों 16 के अंदर है। कौन सी है, दोनों धारा 16 के अंदर है। किसके अंदर है, 16 के अंदर है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व सदस्यों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। मान लीजिए कि राज्यपाल उपस्थित नहीं हो सकता, किसी कारणवश इमरजेंसी के अंदर कोई सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी है या उसको शपथ दिलानी है, तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार क्या करेगा, नियुक्त करेगा। वो किसको शपथ दिलाएगा, इनको दिलाएगा, अन्यथा राज्यपाल शपथ दिलाता है। त्याग पत्र किसमें देता है, 16 के अंदर देता है। किसको देता है, राज्यपाल को। पद से हटाया जाना धारा के अंदर। अब देखो, कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र किसके अंदर देता है, धारा के अंदर 16 के अंदर देता है। यदि उसको कदाचार ऐसे कोई मामले हो, उसको हटाने का प्रावधान कौन से में, 17 के अंदर है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या समर्था के आधार पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी अपनी इच्छा के अनुसार राज्यपाल नहीं हटा सकता है। क्या करेगा वो, उच्चतम न्यायालय उसको निर्देशित करेगा कि इस प्रकार का जो सदस्य है वो कदाचार और समर्था के अंदर पाया गया है, तो उसको राज्यपाल महोदय जी आप हटाइए। हटाने का प्रावधान कौन सी के अंदर है, धारा 16 के अंदर। यदि कोई त्याग पत्र देता है तो वो कौन सी के अंदर देता है, 16 के अंदर देता है, और हटाने का प्रावधान 17 के अंदर है। वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का मतलब होता है 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। 1 वर्ष की रिपोर्ट सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग क्या करेगा, सरकार को सौंपेगा, और सरकार उस सूचना को विधानमंडल, यानी विधानमंडल का मतलब होता है विधानमंडल 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला अंग है राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, तीसरा विधान परिषद होती है। लेकिन राजस्थान की बात करूंगा मैं तो विधानसभा एक है, तो राज्यपाल क्या करेगा, उसको विधान, जो सरकार है विधानमंडल के अंदर रखेगी, यानी विधानसभा के समक्ष रखती है। किसके तहत, प्रश्न यहां से बन सकता है कि राज्य सरकार राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के अंदर कौन सी धारा के अंदर या कौन सी धारा के तहत रखती है, तो 25 के अंदर रखती है। वेतन भत्ते 16 के अंदर। सूचना के अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। अब यहां से प्रश्न ये बन सकता है आपके मन में, क्या केंद्र सरकार यदि वेतन और भत्ते के, क्या है, वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो क्या केंद्र सरकार ही राज्य सूचना आयोग के सदस्य या मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन भत्ते देगी, बिल्कुल नहीं। जो राज्य सूचना आयोग के सदस्य है या मुख्य सूचना आयुक्त, उनको कौन देगा, राज्य देगा, लेकिन निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। मतलब एक तौर पर दोनों क्रॉस बिटवीन हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से निश्चित तौर से आपका क्या है, प्रश्न बन सकता है कि निर्धारण तो केंद्र सरकार करेगी, निर्धारण मैं करूंगा, देना आपको, यानी केंद्र सरकार निर्धारण करेगी और देगी केंद्र सरकार। यानी राज्य सूचनाओं से जुड़े सारे मामले होंगे, राज्य सूचना आयोग से जितने भी जुड़े मामले होंगे उनके राज्य सूचना आयोग का केंद्र देगी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एमडी कोरानी प्रथम। अब यहां से एमडी कोरानी के बारे में एक बात करूंगा मैं। सबसे लंबा कार्यकाल क्या है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे लंबा या सबसे ज्यादा कार्यकाल पूछा जाए तो किसका है, एमडी कोरानी का है सबसे ज्यादा। टी श्रीनिवासन, इनकी एक बात करूंगा, ये पहले क्या बनते हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले अन्य सूचना आयुक्त बनते हैं। क्या बनते हैं, अन्य सूचना आयुक्त बनते हैं, उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त बनते हैं। यानी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं अभी तक 2005 से लेकर 2023 आ चुका है जिनके पहले अन्य सूचना आयुक्त बनते हैं, फिर मुख्य सूचना आयुक्त बनते हैं। फिर आता है सुरेश कुमार चौधरी। सुरेश कुमार चौधरी सबसे कम कार्यकाल, क्या है इनका बात,
मैं करूंगा सुरेश चौधरी के बारे में बात, तो इनका सबसे ज्यादा कम कार्यकाल क्या है? सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किसका है? सुरेश चौधरी का है। डीबी गुप्ता वर्तमान में क्या है? सूचना आयुक्त है राजस्थान के। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के पूर्व सदस्य टी श्रीनिवासन, पीएल अग्रवाल, चंद्रमोहन मीना, आशुतोष शर्मा, नारायण बारेट। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मैंने पहले बता दिया, एमडी कोरानी। और सबसे कम कार्यकाल किसका है? सुरेश कुमार चौधरी का है। किसका है? सुरेश कुमार चौधरी का है। कितना है? मात्र 34 डे। कितना है? 34 दिन, यानी 34 दिन इनका कार्यकाल रहा था। टी श्रीनिवासन मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त दोनों पदों पर रह चुके हैं। संगठनात्मक ढांचा है राजस्थान सूचना आयुक्त का किस प्रकार से? एक प्रकार जो संगठन है राज्य सूचना आयोग का, वो इस प्रकार से, पहला अधिकारी कौन होगा? राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वितीय, राज्य सूचना आयुक्त तृतीय, और 4 श्रेणी में, यानी 4 जो है सदस्य होते हैं। विशेषाधिकार एवं पंजीयन किसके पास होता है? द्वितीय अधिकारी के पास होता है। अपीलकर्ता द्वितीय के पास होता है। तो इसके अंदर उप सचिव भी होता है, प्रशासनिक अधिकारी भी होता है, और सांख्यिकी अधिकारी भी होता है, और प्रोग्रामर भी होता है। और इनके सारे सहयोगकर्ता के रूप में क्या होते हैं? कार्यालय स्टाफ होता है। कार्यालय स्टाफ के अंदर डाक सेवक से लेकर लेखा अधिकारी, सारे अधिकारी इनके स्टाफ के अंतर्गत आते हैं। आयोग के कार्य व शक्तियां, अब किस प्रकार से आयोग के पास कार्य हैं, किस प्रकार से आयोग के पास शक्तियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सूचना का अधिकार 2005 की धारा 18, 19, 20 एवं 25 में सूचना आयोग के कृत्य यानी कार्य क्या करेंगे? कार्य वह शक्तियों का वर्णन है। कौन कौन सी धारा है? 18, 19, 20 और 25 के अंदर कार्य और शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की दोषी जांच कर उनको जो है निवारण करता है। अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दंडित करने के साथ साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्वयन, यानी कुशल प्रकाश, किस प्रकार से अधिनियम मजबूती के तौर पर खड़ा रहे, उसका पालन हो, इसके लिए लोक प्राधिकरण को आवश्यक निर्देश देता है। यानी जितने भी लोग से संबंधित जुड़े हुए मामले या लोगों से जुड़े हुए कार्यालय हैं या लोगों से जुड़े हुए अधिकारी हैं, तो उनको क्या करेगा? विशेष रूप से क्या करेगा? निर्देशित करेगा कि इस प्रकार से लोगों के जो मौलिक अधिकार है या उनकी अधिकार है, उनका हनन नहीं होना चाहिए। आयोग द्वारा अपील परिवाद पर दिए निर्देश बाध्यकारी होंगे। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करता है, और जिसको राज्य सरकार क्या करती है? विधानसभा के पटल पर रखती है। राज्य सूचना आयोग में नियत जो शक्तियां हैं किस प्रकार है? पहली है परिवार संबंधी शक्तियां। आयोग के समक्ष नागरिक निम्न बिंदुओं पर अपनी है जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। पहला है राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण, अब मान लिए राज्य लोक सूचना आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति नहीं होती है, तो अपील करता कहां अपील करेगा? होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। क्या है? नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है, या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इनकार कर दिया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इनकार कर दिया। राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समय अवधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगे जा रहे शुल्क तर्क संगत नहीं है, यानी उसको शुल्क से क्या है? जैसे 10 रुपए शुल्क है, कितना है? 10 रुपए शुल्क है। कोई आपसे 15 रुपए शुल्क मांगता है, तो उसके खिलाफ क्या करेगा? आयोग क्या करेगा? जांच करेगा। यदि कोई अधिकारी आपको सही सूचना नहीं देता है, भ्रमित सूचना देता है, या किसी प्रकार की उसको मरोड़ कर पेश करता है, तो उस समय भी आयोग आपको क्या करेगा? एक विशेष शक्ति है, उसके तहत आपको अधिकारी के खिलाफ जांच करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अभिलेखों के अनुरोध या उन तक पहुंच प्राप्त से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में क्या करेगा? आयोग जांच करेगा। विशेष शक्ति आपके पास है। राजस्थान सूचना आयोग का जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए
जो आधार था वो सही है, वहां उसके संबंध में जांच आरंभ करेंगे। अब राज्य सूचना आयोग जैसे किसी अधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ या सरकारी तंत्र या सरकारी संस्था के खिलाफ कोई भी जांच बैठाता है और उसको जैसे ही लगता है कि जांच सही दायरे में हो रही है, उस समय से क्या करता है, विशेष रूप से यानी उसके खिलाफ जांच करना स्टार्ट कर देता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में जो परिवार होता है, जो रिपोर्ट करता होता है, उसका जांच करते समय आयोग में दीवानी न्यायालय की शक्तियां नियत होने के कारण वह सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्न कार्रवाई करने से सक्षम है। किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, समन का मतलब निर्देशित करना या उसको नोटिस जारी करना। क्या होता है? नोटिस जारी करना कि आपने ये मामला गड़बड़ किया है और इस समय आप कार्यालय आकर या संबंधित जो भी कार्यालय वहां उपस्थित होकर अपना जवाब दे, उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए। यानी कोई भी अधिकारी को यदि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया तो उसको क्या करना होगा, या तो लिखित साक्ष्य देना होगा, मौखिक देना होगा। मौखिक क्या होगा? मौखिक बोलकर देना होगा और बोलने वाले सारा है वो रिकॉर्ड होगा। और दस्तावेज चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना, मजबूर करेगा आयोग। क्या करेगा? मजबूर करेगा। किसी भी अधिकारी को भ्रष्टाचार के अंदर अगर लिप्त पाया जाता है या किसी भी प्रकार का उसने राज्य जो सूचना आयोग यानी अधिनियम आरटीआई, क्या है, आरटीआई का उल्लंघन किया है, यदि वो पाया जाता है तो उसको आयोग है विवश करेगा। क्या क्या विवश करेगा? एक तो उसको मौखिक या लिखित में साक्ष्य देने के लिए करेगा। समन का मतलब होता है उसको उपस्थित होने के लिए बोलेगा। किसके सामने? आयोग के सामने। दस्तावेजों के प्रकटीकरण को निरीक्षण की अपेक्षा करेगा। शपथ पत्र साक्ष्य को अभिग्रहण करेगा। किसी न्यायालय या कार्यकाल के किसी लोक अभिलेखा की प्रतियां मांगेगा। साक्ष्य या दस्तावेजों का परीक्षा के लिए समन जारी करेगा। कोई अन्य विषय विहित किया जाएगा। सारे इन आपको मामलों के अंदर मैं बताऊंगा कि एक प्रकार से सूचना आयोग पूरी तरीके से अपने खुद की संस्था के लिए जांच के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसको किसी भी प्रकार की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको ये लगता है, जांच कब करेगा, उसको ये लगता है वास्तविक स्थिति में यहाँ अपराध हुआ है और अब जांच करने का वो समय है, तो उस समय वो जांच करेगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की किसी परिवार की जांच में लोक प्राधिकरण के नियंत्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। क्या कर सकता है? परीक्षण का मतलब होता है जांच कर सकता है। कैसे भी अपराध हो, लोगों से जुड़े अपराध हो, सरकारी वो संस्थाएं, गैर सरकारी वो संस्थाएं जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 के अंदर मिलती है, उनकी सारों की जांच कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वो प्रकटीकरण का हो, श्रेणी में आता हो नहीं आता हो। अपील की शक्तियां, अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिए गए निर्णय के विरोध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग में नियत है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के जो विनिश्चय के विरोध द्वितीय अपील उस तारीख से जिसको मतलब आपका जो प्रथम अपील है वो निश्चय की गई है, विनिश्चय की गई है, उससे तारीख से लेकर द्वितीय तथा वास्तव में असंतुष्ट की स्थिति में क्या होगा, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि से गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग की प्रार्थी द्वारा बताए गए विलंबन के कारण से संतुष्ट नहीं तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है। यानी 90 दिन के बाद भी अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील या सुनवाई के लिए अपील है वो अर्जी है वो कर सकते हैं। अपील में सुनवाई की कार्रवाई के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय विरोध अपील की सुनवाई की जा रही है, आवेदन के स्वीकृति के औचित्य जो प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा। धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। प्रश्न यहां से बन सकता है कि राज्य सूचना आयोग का जो आदेश है कौन सी धारा के अंदर बाध्यकारी है, तो 19। कौन सा 19 के अंदर भाग कौन सा है? 7 भाग 19(7) का भाग राज्य सूचना आयोग का जो आदेश है वो बाध्यकारी होगा। शासित अध्यारोपण की शक्तियां जो परिवारवाद यानी रिपोर्ट करता, परिवार का मतलब है रिपोर्ट करता, क्या है? रिपोर्ट करता। रिपोर्ट करता की जांच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिए निर्णय के अंतर्गत सूचना आयोग को जो शक्तियां है अध्यारोपित करने की शक्तियां प्राप्त है।
अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयुक्त की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण सूचना का आवेदन लेने से मना कर दिया, क्या कर दिया, कोई भी अधिकारी बिना किस कारण ही किसी कारण आपका जो प्रतिवेदन है या आवेदन है, कोई भी अधिकारी जो है लेने से मना कर देता है, तो आप लोक सूचना अधिकारी है, लोक सूचना का अधिकारी के अंदर सारे वो अधिकारी आ सकते हैं सरकार के, चाहे ग्राम सेवक से लेकर कोई भी हो, नीचे से निचला स्तर लेकर आप मान सकते हैं वो सारे क्या है लोक सूचना अधिकारी के तौर पर होंगे। निर्धारित समय अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई हो, सूचना के आवेदन को यानी पूर्वक अस्वीकार किया गया, कोई कारण ही नहीं है और आपको कह दिया कि आपका एक प्रकार से क्या है आवेदन गड़बड़ है। कई बार होता है ना कि देखते हैं कि आपका आवेदन गलत है, अब उस आवेदन की आप जांच करवा सकते हो, उसके खिलाफ भी आप राज्य सूचना आयोग के अंदर क्या कर सकते हो, रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो कि एक प्रकार से आपका आवेदन गलत काट लेगा, उस पर निर्णय राज्य सूचना आयोग लेगा। जानबूझकर अशुद्ध, अधूरी और भ्रामक सूचना, भ्रमित सूचना देना, जानबूझकर सूचना के आवेदन की विषय वस्तु को नष्ट कर दिया, सूचना उपलब्ध कराने से किसी भी प्रकार की बाधा डाली, बाधा का मतलब होता है समय में ज्यादा लेना, जैसे कोई सूचना 30 दिन के अंदर देनी है और वो नहीं दे, तो इस प्रकार के करने पर सूचना आयोग क्या करेगा, इसको आदेश बाध्यकारी होंगे, मतलब ये सारे आदेश बाध्यकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो वह उस आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपए अब कहां से लेगा, 250 रुपए से लेकर 25,000 तक राज्य सूचना आयोग क्या कर सकता है, अध्यारोपित कर सकता है, किसी भी अधिकारी को उसके खिलाफ जांच कर सकता है। शासित अध्यारोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई हेतु नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक व परिश्रम से कार्य किया है। जैसे ही कोई अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी के ऊपर आरोप लगता है कि आपने किसी व्यक्ति को गलत सूचना दी है या गलत आपने डाटा उपलब्ध करवाया है या उसको जिस समय में सूचना देनी थी आपने जानबूझकर उसको सूचना नहीं दी है, उस परिस्थिति में आपको सूचना आयोग को संतुष्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास सूचना नहीं थी, मुझे लेने में समय लग गया या मैंने ऐसी सूचना नहीं दी, अपील करता जो है मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहा है। जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी कारण से बिना लगातार सूचना देने आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा हो या विनिश्चित समय के भीतर सूचना नहीं दी है, तो सारे वो है कारण इसके अंदर आते हैं, पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। अधिनियम की क्रियान्वित को सुनिश्चित करना, अधिनियम की धारा 19(8) के अंतर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की जो क्रिया सुनिश्चित करने है तो लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश देगा। कौन देगा, राज्य सूचना आयोग किसको देगा, संबंधित लोक सूचना अधिकारी को, प्राधिकरण को क्या देगा कि आपने जो भी सूचना उपलब्ध की है, जिसको सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या वो राज्य लोक सूचना आयोग के अनुरूप है, वो सुनिश्चित करना किसका काम है, लोक प्राधिकरण का काम है, और निर्देश देना राज्य लोक सूचना आयोग। सूचना उपलब्ध करवाने बाबत राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में कतिपय सूचना या सूचना के जो प्रवर्गों को प्रकाशित करने के संबंध में अभिलेखों के प्रबंधन, साधारण नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं यथासंभव परिवर्तन कराने के संबंध में अधिनियम की धारा 4 एक उपधारा खंड 6 के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, किसके तहत, अध्याय 4 धारा अध्याय 4 की एक उपधारा 1 उसके तहत खंड 6 के तहत वार्षिक वर्ष प्रतिवेदन। वार्षिक वर्ष प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग किसको प्रस्तुत करता है, राज्य सरकार को करता है, और राज्य सरकार कहां लेकर जाती है उसको, विधानमंडल के अंदर लेकर जाती। राज्य सूचना आयोग अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकरण, यानी जितनी भी आपको हानि हुई है या नुकसान हुई है, किसी सूचना लेने में लेट हुई है, तो इसमें आपको क्या करेगा, लोक प्राधिकरण के ऊपर दंड लगाएगा और वो आपको जो है दंड उपलब्ध करवाएंगे। इस अधिनियम के तहत अधिनियम सत्या अधिनियम की धारा पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। यदि कोई लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो अधिनियम के प्रावधानों या भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंसा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हें सही लगता है या
उचित लगता है। तो साथियों, आज राज्य सूचना आयोग के बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा की और आज की क्लास यही समाप्त होती है। नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे।